दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी, चैप्टर नंबर 14 लेकर। और दोस्तों चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका। ठीक है दोस्तों, यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ओटी ये चैप्टर से पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। आज का चैप्टर है आपका अनुवांशिकी और अनुवांशिकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपकी जेनेटिक्स होती क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब आपकी जीव विज्ञान की अनुवंश की वह शाखा होती है जिसमें हम आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। सिंपल से हमको ये चीज़ समझना होगा कि आनुवंशिकी एक्चुअल में होती क्या है और विभिन्नता क्या होती है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आनुवंशिकता का मतलब सीधा है आपके पिताजी में जो लक्षण थे, आपके दादाजी में जो लक्षण थे, वो आप में पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो आपके लक्षण जो आ रहे हैं वो किसके द्वारा हैं, वो आपके जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता के द्वारा हैं। आपके पिताजी की लंबाई ज़्यादा है तो आपकी भी लंबाई ज़्यादा हो सकती है, या दादाजी की लंबाई कम है तो आपकी लंबाई भी कम हो सकती है। कहने का मेरा मतलब है जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वही आपकी अनुवांशिकी है। विभिन्नता का मतलब क्या है, विभिन्नता का भी अध्ययन किया है तो विभिन्नता होती है जो जैसे मान के चलिए अंतर आना। विभिन्नता का मतलब क्या है, वेरिएशन आना। ज़रूरी नहीं कि लक्षण आपके जो चेंजेस हो जाते हैं, सेम टू सेम शक्ल तो नहीं होती है, शक्ल में तो चेंजेस आता है और चीज़ों में भी चेंजेस आता है। तो ये सब दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लक्षणों का और उसका अंतर का यानी विभिन्नता का जो अध्ययन किया जाता है वही आपकी अनुवांशिकी कहलाता है। हम बात करते हैं दोस्तों इसके महत्व की। महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। इसके द्वारा रतौंधी, हीमोफीलिया, एनीमिया आदि रोगों को संतानों में जाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अनुवांशिकी एक ऐसा आपका वो है आपका जिसमें आप बहुत सारे जैसे रतौंधी है, हीमोफीलिया, एनीमिया, यह रोग दोस्तों सभी आनुवांशिक रोग होते हैं। अगर किसी के माता पिता को हैं, किसी में भी हैं, और तो माता पिता से ये अपनी संतान में भी ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अनुवांशिकी में चेंजेस करके इन लक्षणों को या कह सकते हैं इन रोगों को संतानों में जाने से भी रोका जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है, अनुवांशिकी द्वारा और क्या कर सकते हैं, कम लागत में अधिक उपज देने वाली फसल की जातियों का विकास किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कम लागत में कम से कम खर्चा करके अधिक उपज देने वाली, आप देख रहे हो कि आजकल की जैसे हम कपास की बात करें तो कपास में भी बहुत सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है अनुवांशिकी का। आपका टमाटर में भी इसका प्रयोग किया, तो कह सकते हैं ऐसी जाति हम विकास ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं कि जिससे अधिक उपज देने वाली जातियाँ भी प्राप्त। पहले क्या होता था, आप देख रहे हो बहुत कम उपज मिलती थी, लेकिन आज की डेट में अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, अच्छी जातियाँ मिल रही हैं आपको क्रॉप्स की। तो ये क्या है, ये अनुवांशिकी में चेंज करके ही ये सब कुछ मिला है। कीटरोधी रोगरोधी जातियों का विकास इसके द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, आपकी इंसेक्ट रेसिस्टेंट पावर वाली वेराइटियाँ, डिजीज रेसिस्टेंट पावर वाली वेराइटियाँ, तो उनका डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। किसके द्वारा, आपकी अनुवांशिकी के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो कि ऐसी आपकी वैरायटी डेवलपमेंट हो गई हैं जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट लगते ही नहीं हैं, बहुत सारे डिजीज लगते ही नहीं हैं। बिल्कुल, और बहुत सारी जातियों में लगते हैं, तो डेवलप कर लिया गया है। तो होता है मनुष्य की जाति विकसित करने में भी अनुवांशिकी का बेहतरीन योगदान। दोस्तों ये था आपका अनुवांशिकी का महत्व, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों पादप प्रजनन। दूसरा आपका जो है पादप प्रजनन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, और इसका आपका इंपोर्टेंस है वो भी आपको बताना होगा। तो आपका जो प्लांट ब्रीडिंग है उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसका आपका जो इसका इंपोर्टेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है समझिए, पौधों से संबंधित है। पादप प्रजनन एक साइंटिस्ट विधि है, वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक, जिसके द्वारा पौधों के गुणों में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, पादप प्रजनन क्या है, एक ऐसी आपकी साइंटिफिक विधि है, मेथड है, जिसमें क्या होता है कि पौधे जैसे कम उपज वाले पौधे हैं
तो और आप कह सकते हो जो आपके पौधे में चेंजेस लाना होता है, उसके जेनेटिक जो होती है ना उसमें चेंजेस लाया जाता है और कुछ नहीं है, उसके गुणों में सुधार किया जाता है। उसके गुणों में सुधार कर सकते हैं, अच्छे पौधे प्राप्त कर सकते हैं, अधिक उपज वाले पौधे, कीट रोधी रोग, तो इसके द्वारा भी एक गुणों में सुधार करके उसमें अधिक उनको उपयोगी बनाया जाता है। वही आपका क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है। पौधों से संबंधित ध्यान रखें। इसका महत्व की बात करते हैं तो महत्व भी इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम बात करें कि पौधों के गुणों में सुधार हो जाता है। बिल्कुल इस विधि के द्वारा पौधों के गुणों में क्या हो जाता है, सुधार होता है। किसके द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सभी प्रैक्टिकली चीज़ है। कैसे करते हैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। इसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ सकते हो कि गुणों में सुधार कैसे करें। सिर्फ अभी तो आप इतना जानते चलिए कि पौधों के जो गुण हैं उनके सुधार कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, पादप प्रजनन के द्वारा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अधिक उपज देने वाली जातियां भी तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ऐसे जीन डाल दिए गए हैं आजकल के पौधों में या जातियों में, जो आपकी नई जातियां विकसित हो रही हैं उनमें पहले बहुत कम उत्पादन देती थी, उसमें ऐसे जीन डाल दिए गए कि आज वो बहुत अधिक उत्पादन भी उनसे मिल रहा है। अच्छी जातियाँ आपकी तैयार हो गई जिनसे जो यील्ड है, जो उपज है, वो आपको बहुत अच्छी मिल पा रही है इसी के द्वारा। दोस्तों तीसरा महत्व क्या है, रोग रोधी एवं कीट रोधी। मैंने आपको बताया वह जातियां भी इसके द्वारा तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, आपका पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी जातियां भी तैयार कर ली जाती हैं कि जिनमें रोग भी नहीं लगता और जिनमें कीट भी नहीं लगता है। बिल्कुल दोस्तों चौथा पॉइंट है आपका, शीघ्र पकने वाली जातियां भी तैयार हो जाती हैं पादप प्रजनन के द्वारा। बिल्कुल ऐसी भी जातियां दोस्तों आप तैयार कर सकते हो कि जिनके द्वारा शीघ्र पक जाए। आपकी मान के चलिए जो 120 दिन की है उस वैरायटी में इस तरीके से जीन डाले गए हैं, उस तरह से उसमें प्लांट ब्रीडिंग का जो यूज किया गया है कि वो जल्दी से भी पककर तैयार की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पौधे में नए क्षेत्र के लिए अनुकूलता भी विकसित हो जाती है। जिस क्षेत्र में पौधे नहीं उगते हों वहाँ पर भी उन पौधों को उगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पादप प्रजनन का महत्व था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पादप प्रजनन की कोई 4 विधियों की परिभाषा लिखिए। दोस्तों 4 विधि तो नहीं, मैंने 3 विधियों को इसमें एकत्रित किया है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वरण या चयन। ये एक विधि है प्लांट ब्रीडिंग की। इसके द्वारा कैसे आपका जो प्रजनन किया जाता है, पादप प्रजनन किया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों क्या होता है उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले वरण या चयन जो विधि है उसमें क्या होता है दोस्तों, यह विधि जिसके द्वारा समष्टि से उचित गुणों वाले पौधों को चुन लिया जाता है और इसका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। ये वरण या चयन कहलाती है। सिंपल सी भाषा में क्या होता है दोस्तों, वरण या चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। क्या करते हैं, समष्टि, इसको समझिए, क्या करते हैं, सबसे पहले पौधों को उगाया जाता है, बहुत जगह पौधों को उगाया, फिर उसमें से अच्छे गुण वाले जो पौधे होते हैं उनको चुन लेते हैं, चयन कर लेते हैं। उनका चयन करने के बाद अच्छे गुण वाले पौधों को फिर दोबारा उगाया जाता है। उगाने के बाद उनमें प्रजनन जो है कराया जाता है अच्छे पौधों में। अच्छे उगने के बाद फिर उनको दोबारा बोया जाता है, फिर उनमें से चयन कर लिया जाता है। इस तरह से लगातार 5 से 7 बार इनको उगाने के बाद जो अच्छे आपके गुणों वाले पौधे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और अच्छे गुणों वाले जो बीज होते हैं उनको ही इसमें बोया जाता है। तो एक नई वैरायटी आपकी तैयार हो जाती है इसी तरीके से। दूसरा क्या है दोस्तों, संकरण। इसमें क्या होता है, 2 विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवों को प्रजनन की दृष्टि से संयोग कराकर नई संतान प्राप्त करने की विधि संकरण कहलाती है। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, संकरण का मतलब क्या होता है, 2 विभिन्न प्रकार के, मतलब 2 अलग अलग इनके प्रकार होना चाहिए। आनुवांशिक लक्षणों वाले, उनके लक्षण क्या हों, अलग अलग हों दोनों के। अब दोनों में क्या किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है। कहने का मतलब उसमें संयोग करा करके नई संतान जो प्राप्त की जाती है उसको आप कह सकते हैं संकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ संकरण क्या होता है। एक आनुवांशिक लक्षण की अलग गाय ले लीजिए और एक आनुवांशिक उसके लक्षण हो, विभिन्न प्रकार के हों, एक सांड ले लीजिए, मतलब दूसरी जाति का सांड लीजिए। अब दोनों में आपस में आप लोग संकरण कराइए, मतलब संयोग कराइए, और उनसे जो प्राप्त आपकी नस्ल होगी, जो जाति होगी, वो आपकी अच्छी प्रकार की होगी, जो नई आपकी जाति प्राप्त होगी। तीसरा है दोस्तों ऊतक संवर्धन। यह विधि आपका
ऊतक संवर्धन की बात करें तो यह विधि जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतकों से संवर्धन माध्यम से संपूर्ण पौधे को प्राप्त किया जाता है और ऊतक संवर्धन कहलाता है। दोस्तों ऊतक संवर्धन क्या होता है, पौधे की कोशिका ली जाती है, कोशिका को एक कल्चर में उगाया जाता है, जिसमें एक पौधे को जिस तरह से उगाया जाता है, एक बीज को उगाया जाता है ना, उसी तरह कोशिका से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। अब समझिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि एक कोशिका ऊतक, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो उस ऊतक से एक नया पौधा तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है, जिस तरह बीज को सभी पोषक तत्व मिलते हैं आपकी भूमि से, उसी तरह एक कल्चर होता है जिसको संवर्धन कल्चर कहते हैं, उसी से आपको उस कोशिका को, ऊतक को सभी पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं, उसी को आप कह सकते हैं ऊतक कल्चर कहा जाता है। तो आपको संवर्धन कल्चर भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कम आया होगा, मैं आपसे समझा नहीं पाया। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। अच्छा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। दोस्तों मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक अध्ययन किया था, आनुवंशिकता का पूरा अध्ययन, इस जेनेटिक्स का पूरा अध्ययन उन्होंने किस पर किया था, आपका मटर के पौधे पर। दोस्तों मटर जो है ना आपका एक अच्छा पौधा है, आनुवंशिक लक्षणों के हिसाब से शुद्ध लक्षण प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्होंने ये पौधा चुना था। बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेंडल जो है एक साइंटिस्ट हैं, इनको आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले आपका आनुवंशिकी का लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल जो हैं, मेंडल ने ही बताया था कि अनुवांशिकी कोई कुछ चीज़ होती है जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्होंने ही इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो हम उसका एक क्वेश्चन बनता है आपके इस चैप्टर में, तो उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, क्वेश्चन बनता है। तो कारण आपके 3-4 कारण हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मटर का पौधा एक वर्षीय शाख है, मतलब मटर का पौधा एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। दूसरी बात, वो शाक है, शाक का मतलब शाकीय है, कठोर पौधा नहीं है, शाकीय पौधा है। उसकी आपको बेल टाइप की होती है, आपने देखा हुआ पौधा होता है बेल टाइप से थोड़ा रहता है, इसलिए उसको शाक कहते हैं। उसका कठोर तना नहीं होता है, इसलिए वो कम समय में ही संकरण के परिणाम मिल जाते हैं। बिल्कुल, उससे क्या होता है, और हाल में ही वो आपका मतलब 1 साल के अंदर में ही वो आपको जो रिजल्ट है वो देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे बीज भी मिल जाता है अपन को 1 साल में, दूसरा बीज भी आप उगाना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न दोस्तों ये था कि मटर के जो फूल होते हैं, पुष्प, वो द्विलिंगी होने एवं स्वपरागित होने के कारण हमेशा अपने गुणों को सही अभिव्यक्त करते थे। बिल्कुल दोस्तों, मटर के पुष्प द्विलिंगी, पुष्प जो फूल होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब मैं आपको, द्विलिंगी का मतलब यह है कि उस पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं एवं स्वपरागित होता है। स्वपरागित का मतलब है उसमें स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं, उसमें ही परागण होता है। परागण क्या होता है दोस्तों, उसके जो पराग कण होते हैं, फूल जो होता है ना, उसमें पराग कण पाए जाते हैं पुंकेसर के ऊपर, वो उसी में गिर जाते हैं, जिससे वो फर्टिलाइज हो जाता है और नया वहाँ पर बीज बनना स्टार्ट होता है। तो वही स्वपरागण की क्रिया है और कुछ नहीं है। तो स्वपरागण स्वयं होता है, दूसरे पुष्प के उसमें परागण नहीं आते हैं, खुद के उसके उसमें गिर जाते हैं। तो हमेशा अपने गुणों को वो क्या करता है, सही अभिव्यक्त करता था, इसलिए उन्होंने क्या चुना, मटर के पौधे को। तीसरा दोस्तों, मटर के फूलों में सरलतापूर्वक पर परागण कृत्रिम साधनों द्वारा किया जा सकता है। पर परागण और स्वपरागण दोनों चीज़ अलग अलग हैं। पर परागण का मतलब है दोस्तों, पर मतलब दूसरा, मतलब दूसरे पौधे के अगर उसमें गुण आपको लाने हैं, दूसरे के आपको कण लाने, पराग कण डालना है, तो वो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब खुद के द्वारा उसमें डाले जा सकते हैं। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप भी स्पष्ट दिखाई देते थे। बिल्कुल, मटर के पौधे में जो विभिन्न लक्षण थे विरोधी, अगर थोड़ा बहुत भी अंतर होता था, विरोधी कोई लक्षण मिल जाता, मान के चलिए सफ़ेद मटर का फूल है, अगर उसमें कोई वो दूसरा फूल अगर दिखाई दिया तो वो भी स्पष्ट दिखाई दे जाता था। कोई दूसरा लक्षण दिखाई दिया तो वो भी स्पष्ट दिखाई दे जाता था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। पांचवा क्या है दोस्तों, मटर के पौधे में विपुंसीकरण भी आसानी से कराया सकता है। विपुंसीकरण क्या होता है दोस्तों, जो आपका फूल रहता है उसमें से अगर आपको पराग कण हटाने हों, परागकण जो है ना, क्योंकि परागकण अगर उसी में गिर जाएंगे तो स्वपरागण हो जाएगा, अगर उनको हटाना हो
मतलब सीधी सी बात है, विपुंसीकरण का मतलब है उसके पराग कणों को हटाना है। हटाना तो जो आपका फूल है उसको, फूल में से जो उसके पराग कण हैं उनको आसानी से हटाया जा सकता था या आसानी से उनमें विपुंसीकरण कराया जा सकता था। कहने का मतलब है मटर के पौधे को ये 5 कारण हैं, इसलिए उन्होंने आपका जो रिसर्च के लिए उनमें अनुसंधान जो किया इसलिए उन्होंने चुना। 5 कारण हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 कारण क्या क्या थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंडल की सफलता के 4 कारण बताइए। मेंडल सफल क्यों हुए उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंडल की सफलता का कारण क्या रहा, मेन कारण कौन कौन से रहे उनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल का पहला ये था कि वो साइंटिस्ट जो थे मेंडल, उन्होंने सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन सिर्फ एक बार में किया। मतलब एक साल में उन्होंने अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि दूसरी मतलब 2-4 लक्षणों के एक साल में करेंगे, मतलब पहली बार उगाया तो वो सिर्फ एक लक्षण पर उन्होंने फोकस किया। दूसरा रहा दोस्तों, उन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग में ऐसे पौधे को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। दूसरा ये था कि उन्होंने मटर को ही चुना था, क्योंकि मटर एक ऐसा पौधा था कि उसमें आनुवांशिक जो लक्षण थे वो एकदम शुद्ध प्राप्त हुआ करते थे। ठीक है ना। दूसरा ये बना आपका, इसलिए वो आपके मतलब फोकस अच्छा होने से, और दूसरा आपका मटर का पौधा चुनने से, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होने से उन्होंने सफलता उनको मिली। तीसरा सफलता का रीज़न क्या बना दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग में F2 एवं F3 पीढ़ी का अध्ययन किया। दोस्तों F2 F3 पीढ़ी क्या होती है इसको हम समझना बहुत ज़रूरी है। F2 का मतलब होता है आपका, उन्होंने जो क्रॉस करा के दो क्रॉस कराया, उसके बाद जो आपकी वैरायटी प्राप्त हुई उससे भी फिर उन्होंने क्रॉस कराया, फिर F2 पीढ़ी, फिर उसमें भी क्रॉस कराया, यानी F3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी तक उन्होंने उसका अध्ययन किया। F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी तक उन्होंने उसका पूर्ण तरीके से आनुवंशिक अध्ययन किया। फिर मेंडल ने अपने प्रयोगों को सावधानीपूर्वक संपन्न करते हुए उनका लिखित रिकॉर्ड रखा। ये भी एक कारण है कि लक्षण मिल नहीं जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं पड़े, तो उन्होंने क्या किया, जो भी लक्षण जैसे प्राप्त होते उनको एक एक दिन का पूरा करते कि आज पौधा, मटर का पौधा कितना बड़ा, कितना इंच बड़ा, आज कितने फूल लगे, कल फूल का आकार क्या बढ़ा, कितनी फली बनी। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने विशेषकर अध्ययन किया और पूरे अध्ययन करके उन्होंने अपनी नोटबुक या डायरी में पूरी तरीके से उसको लिखते गए। इसके बाद वो सफल रहे। तो यानी 4 से 5 जो कारण हैं उनके कारण मेंडल को सफलता पूर्ण तरीके से मिल गई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके क्वेश्चन और बाकी हैं। कल हम इसके क्वेश्चन पूरा करा देंगे। जो भी क्वेश्चन आगे हैं इसमें से OT आना तो वो भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।